आप सभी का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ और आज हम जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे और जयशंकर प्रसाद के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसमें मैंने इस वीडियो के अंतर्गत जितनी भी छायावादी कवि हैं उनमें से हम सबसे पहले एक एक कवि को पढ़ेंगे, क्योंकि हर कवि के बारे में जो कि फेमस है, आपको पता ही है छायावादी युग जो है वो फेमस है। और मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई थी क्योंकि आपको थोड़ा सा मैं कुंभ गई थी और कुंभ का प्रचार बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ भी जाना ज़रूरी था, इसलिए वीडियो में थोड़ा सा लेट हो गया डालने में। तो कोई बात नहीं, हम आज प्रस्तुत हुए हैं और जयशंकर प्रसाद के बारे में जो भी मुख्य बिंदु हैं या जो भी उनके मुख्य तथ्य हैं हम उनको पढ़ के उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि किसी के बारे में डिटेल्स में पढ़ना ज़्यादा उचित नहीं रहता है, क्योंकि आजकल का ज़माना है कि हमें मुख्य मुख्य चीज़ें पता होना चाहिए, है ना। हमें कोई किताब लिखनी हो या कुछ लिखना हो तो समझ में भी आता है, लेकिन जो हम आपके जो पेपर देते हैं या जो हम आपके कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें हमें मुख्य बिंदुओं की जानकारी होना ज़रूरी होता है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो आपके 30 जनवरी 1889 15 नवंबर 1937, यानी कि ये इनका मतलब जो भी जन्म और मृत्यु का है। और फिर है कि जयशंकर प्रसाद जो हैं वो हिंदी कवि भी थे, नाटककार भी थे, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंध, मतलब उन्होंने सारी विधाओं में वर्क किया था। ये तो आपको पता ही होगा कि छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं वो, ठीक है। हिंदी काव्य में एक तरह से छायावाद की स्थापना की इन्होंने, और जिसके द्वारा खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमनीय माधुर्य की रसिद्ध धारा प्रभावित हुई, बल्कि जीवन के सूक्ष्म एवं व्यापक आयामों के चित्रण की भी शक्ति भी संचित हुई और कामायनी तक पहुंचकर वह काव्य प्रेरक शक्ति काव्य के रूप में भी प्रतिष्ठित हो गया। बाद के प्रगतिशील एवं नई कविता दोनों धाराओं के प्रमुख आलोचकों ने उसकी इस शक्तिमत्ता को स्वीकृति दी। इसका एक अतिरिक्त प्रभाव यह भी हुआ कि खड़ी बोली हिंदी काव्य की निर्विवाद सिद्ध भाषा बन गई, यानी कि इसके बारे में किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी जो आपके एक महाकाव्य लिखा उसमें, और मतलब उस तरह से उन्होंने इस तरह से वर्क किया कि मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरह का लेखक कोई या कवि या कोई उपन्यासकार या कोई नाटककार इस तरह का कोई वर्क कर रहा है तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, ठीक है। तो छायावाद की क्या हुआ था कि इस तरह से करने से उनको खड़ी बोली काव्य में कमनीय माधुर रस धारा हुई, बल्कि सूक्ष्म व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई। तो इसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं। एक सेकेंड, हेलो। अब इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि साहित्य और कला के प्रति उनके प्रारंभ से ही रुचि थी। कहा जाता है कि करते थे मुख्य रूप से, परंतु वे संस्कृत में गीता पाठ मात्र को पर्याप्त न मानकर गीता के आशय को जीवन में धारण करना आवश्यक मानते थे। प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाओं का संग्रह जो था वो चित्राधार था, जिसका पहला संस्करण 1918 में प्रकाशित हुआ, परंतु उनका पहला प्रकाशित काव्य संग्रह कानन कुसुम था, जिसका प्रथम प्रकाशन 1913 में हुआ। चित्राधार के प्रथम संस्करण में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में लिखी कलाधर और प्रसाद छाप की कविताएं एक साथ संकलित थीं, परंतु 1928 में प्रकाशित दूसरे संस्करण में केवल ब्रजभाषा की ही रचनाएं लिखी गई थीं। चित्राधार के प्रथम संस्करण में करुणालय एवं महाराणा का महत्व शीर्षक कविताएं भी संकलित थीं। ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि चित्राधार के प्रथम संस्करण में कौन कौन सी महत्व की शीर्षक जो कविताएं थी वो संकलित थी। तो करुणालय आपके और महाराणा का महत्व। परंतु 1928 में इन दोनों का स्वतंत्र प्रकाशन हुआ, यानी कि अलग से हुआ। चित्राधार में कथा भाव मूल की 3 कविताएं थीं, वन मिलन, अयोध्या का उद्धार, प्रेम राज्य। अयोध्या का उद्धार कालिदास कृत रघुवंश के 16वें सर्ग पर, और वन मिलन अभिज्ञान शाकुंतलम पर, और प्रेम राज कितने दिन जीवल जल निधि में, कोमल कुसुमों की मधुर रात,
अब जागो जीवन के प्रभात, तुम्हारी आँखों का बचपन, आहारे वह अधीर यौवन, आँखों से अलग जगाने को उस दिन जब जीवन के पथ में हे सागर संगम अरुण नील। और इसी के साथ थोड़ा सा हम देखेंगे नाटकों के बारे में कि किस नाटक में क्या बात थोड़ा सा कही गई है या वो किस पर आधारित है। तो चंद्रगुप्त नाटक जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर आधारित है। इसमें संघर्ष, चाणक्य की राजनीति चतुराई, भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण कालखंड को दर्शाया है। द्रुपदसुमानी एक राजकुमारी की कहानी है जो अपने आत्मसम्मान और साहस के लिए जानी जाती है। इसमें स्त्री स्वतंत्रता और स्वाभिमान की प्रमुखता दिखाई देती है। स्कंदगुप्त, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नाटक किस वंश पर आधारित है, ये आपको अवश्य ही पता होना चाहिए। तो स्कंदगुप्त गुप्त वंश के राजा स्कंदगुप्त के जीवन पर आधारित है। स्कंदगुप्त के वीरता, कर्तव्यनिष्ठा, संघर्षों का चित्रित है। देशभक्ति और आत्मबलिदान की भावना को प्रकट करता है। राजश्री हर्षवर्धन की बहन राजश्री के जीवन पर आधारित है। राजश्री के संघर्ष और उसकी आत्मबलिदान भावना को दर्शाया गया है। अज्ञातशत्रु मगध के राजा अज्ञातशत्रु के जीवन पर आधारित है। अज्ञातशत्रु के शासनकाल, उनके राजनीतिक और सामरिक सुधारों को दिखाया गया है। जन्मेजय का नागयज्ञ, ये महाभारत के पात्र जन्मेजय की कथा पर आधारित है। जन्मेजय के नागयज्ञ की कहानी और उसके पीछे की धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं को प्रस्तुत किया गया है। आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम पढ़ भी नहीं पाते और ना हम चीज़ों को ध्यान रख पाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये भी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी। तो मैं चाहूँगी आप इसी को पढ़िएगा। इसमें जो भी जयशंकर प्रसाद का जो भी मैटर होगा वो सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से बताएं, क्योंकि हम एक एक करके ही कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। और धीरे धीरे ही हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम एक संग 1 घंटे की वीडियो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।